हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आपको बताना होगा कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं। बताया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। आप सभी जानते हैं विकास एक समान गति से चलता हुआ लंबवत नहीं होता कि ये लंबाई बढ़ रही तो सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगी, लंबाई के साथ वजन और बाकी सारी मतलब विकास के सभी आयामों को लेकर चलता है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। ठीक है, विकास निरंतर होता है। आप भी जानते हैं विकास निरंतर गति से चलता रहता है। कभी ना विकास की जो प्रक्रिया है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से होता है कि पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी। उसका एक क्रम है, वो उसी क्रम के आधार पर ही चलता रहता है। विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तो आंसर डी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। बात हो रही है नैतिकता की। धार्मिक प्रवचन, जो धार्मिक प्रवचन होते हैं वही सुना देने से क्या उसमें नैतिकता आ जाएंगी? नहीं आ पाएंगी। परिवार का वातावरण, ये काफ़ी हद तक सही भी है एक तरह से। पूजा पाठ, अच्छे बुरे में अंतर, जब हमें इससे बेहतर ऑप्शन मिल गया तो हम हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्षीण बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो क्षीण बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल कितना होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 70 से 80 के मध्य में होता है, 70 से कम होता है, 60 से कम होता है, या 80 और 90 के बीच में होता है। तो जो क्षीण बुद्धि वाले बालक होते हैं ना, उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था में बालक की क्रियाकलाप कैसे होते हैं, वो बताना है आपको। ऑप्शन है, मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, सुरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या असुरक्षित होते हैं। ये क्वेश्चन के लेवल हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो मैं लेकर आती हूँ हमेशा। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, सब बहुत आसान है। सारे आसान नहीं आते, वहाँ पर कुछ ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि हाँ आसान है, वो भी अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे तो वो भी कठिन ही हो जाएगा। समझ लीजिए, आसान और कठिन क्या होता है, जो हमें आता है वो आसान है, जो कठिन है जो नहीं आता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल प्रवृत्तात्मक। शैशवावस्था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दुनिया अभी देखी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका समाजीकरण हुआ नहीं है, अनुकरण किया नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखी नहीं है। जो वो क्रियाकलाप करता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्श, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं आदर्श प्रेरक, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। तो जो ऐसे प्रेरक जो उसने सामाजिक आदर्शों से सीखा है, स्थितियों संबंधों के कारण उत्पन्न हो रहा है, ऐसे प्रेरक को कहते हैं अर्जित प्रेरक। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक अर्जित होता है और दूसरा होता है जन्मजात। जन्मजात अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना, शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तात्मक, जैसे रोना हुआ, भूख लगना हुआ, सोना हुआ, ये सब क्या है, ये जन्मजात है प्रेरक। इसलिए ये कहीं आप सीखने नहीं गए हो कि हाँ नींद आ रही है तो अभी सोना है, ये सीखने नहीं गए हैं आप, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है उसकी। लेकिन जो आप बाहर से सीखते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक। इसका आंसर हो जाएगा अर्जित। छठवां क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अभिव्यक्ति में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जो मौलिक अभिव्यक्ति होती है ना, जो उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए। स्वाभाविक होना चाहिए पहली बात तो। जो सामने वाला मौखिक अभिव्यक्ति अपनी दे रहा है, बोल रहा है, वो स्वाभाविक गति से होना चाहिए, इसे बनावटीपन उसमें नहीं होना चाहिए। बोधगम्यता, आप जिससे बातें कर रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति जिसके सामने आप कर रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ये सभी, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति में ना ये सभी होना बहुत ही आवश्यक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, बालक में वह प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह डैश प्रेरक कहलाता है। थोड़ी देर पहले इसको मैंने डिस्कस किया है, आप जानते हैं दो ही प्रकार के प्रेरक होते हैं। ऑप्शन है इसके, जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक
अर्जित प्रेरक या फिर शिक्षक प्रेरक? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है आपको। 8वां क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन एवं पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है और पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, इसको किसने दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम। ऑप्शन है स्किनर, वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक। तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये सिद्धांत है, आप सब जानते होंगे। नाम है इनका स्किनर। कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है? ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरस्कार और दंड है ये किस प्रकार की प्रेरणा देंगे, आप समझिए। ये बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि ये बाह्य रूप में दिया जा रहा है। अगर ये उसके खुद के विचार होते, खुद के मूल्य होते, वो बच्चा अंदर से मोटिवेट है, उसको कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। 10वां क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड है, जो बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है स्कूल में, पूछा जा रहा है कि वो कैसी सामग्री है। श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, जिसको श्रव्य सामग्री जिससे आप सुनते हैं। दृश्य सामग्री जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, जो बुलेटिन बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो रहते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसी सामग्री जैसे चलचित्र, टीवी और मोबाइल। और ये लास्ट ऑप्शन क्या है, कोमल सामग्री, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य सामग्री है ये। ओके, थैंक यू। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।